हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में। हम क्या देख रहे हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आज इसकी स्टडी करेंगे। हम किसका स्टडी कर रहे हैं? हम किडनी में नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है पूरा पार्ट, उसका बाउमेंस कैप्सूल वाला पार्ट देखा है हमने, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट की स्टडी करी हमने। उसके बाद हमने देखा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में देखा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद देखा हमने लूप, हेनलीज लूप के बारे में देखा। हेनलीज लूप के बारे में के बाद हमने देखा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद देखेंगे हम कलेक्टिंग डक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। ठीक है, ये जो पार्ट है आपको थोड़ा समझा दूं, ये क्या पार्ट जा रहा है? ये है असेंडिंग पार्ट है किसका? लूप ऑफ हेनल का। लूप ऑफ हेनल का ये असेंडिंग पार्ट बनाया है। फिर ये आता है, कनेक्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पोर्शन क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये जो पोर्शन जा रहा है नीचे, ये चैनल, ये कौन सा है? ये कलेक्टिंग डक्ट वाला चैनल है जिसकी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहले हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे थोड़ी सी। हिस्टोलॉजी देखने के बाद हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी में क्या होगा इसका? इसके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अब इसकी जो सेल में जो लाइन, इसकी जो लेयर रहती है ट्यूब्यूल्स में, जो सेल लाइनिंग रहती है वो रहती है क्यूबाइडल एपिथेलियम, यानी ऐसे एपिथेलियम जिसका शेप क्यूब्स में हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे एपिथेलियम सेल्स जिनका शेप चौकोन हो, क्यूब शेप में हो, तो ऐसे क्यूबाइडल एपिथेलियम की इसकी लाइनिंग रहती है। इसकी जो लेंथ रहती है कलेक्टिंग डक्ट की, वो रहती है 20 mm लॉन्ग रहती है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? पूरी 20 mm लॉन्ग इसकी लंबाई रहती है। और जैसे कि यहाँ मैं बना देता हूँ 50, ये बना दिया किडनी, है ना, किडनी बनाया। अब यहाँ पे भी नेफ्रॉन्स है आपके, ठीक है, ये नेफ्रॉन्स है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, ठीक है। तो ये कितने नेफ्रॉन्स है? यहाँ पर आपके नेफ्रॉन्स है 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स है। हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स हर एक किडनी में होते हैं। वो तो मैंने ऐसा बना दिया है इसको, इसलिए आपको तो नहीं दिखेंगे यहाँ पे। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, और हर नेफ्रॉन्स में से क्या गुजरता है? आपका फ्लूइड पास होता है, उसमें से यूरिन क्या होती है? फिल्टर होकर सारे एक्सक्रीशन जो निकल के यूरिन बन के निकल जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो इन सारी चीज़ों से क्या जाती है? ब्लड स्ट्रीम्स और कैपिलरीज और वेन्यूल्स, ठीक है, सब इससे कनेक्टेड रहता है। और ये क्या करते हैं? ब्लड का और यूरिन का और वाटर का सबका बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। तो इन नेफ्रॉन्स में से, हर नेफ्रॉन्स में से एक एक चैनल निकलता है, एक एक डक्ट निकलती है हर नेफ्रॉन में से, और ये पूरी डक्ट मिलाकर बनती है डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? मैंने बताया आपको कि इसकी लेंथ रहती है 20 mm की, ठीक है, और इसमें क्यूबॉइडल सेल्स की लाइनिंग रहती है। अब मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइडल सेल्स की इसमें लाइनिंग रहती है, और एक एक नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में बताया था, किडनी बनाया था। मैंने बताया था आपको कि 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हर एक किडनी में, और वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम उन नेफ्रॉन्स के द्वारा ही होता है किडनी में, ठीक है। ये चीज़ हो गई थी। अब वो नेफ्रॉन्स एक चैनल से कनेक्टेड रहते हैं, एक डक्ट से कनेक्टेड रहते हैं। जब ये सारे नेफ्रॉन्स एक एक डक्ट से आकर इधर कनेक्ट हो जाते हैं, और ये डक्ट कहाँ में बनती है? मिलती है पिरामिड्स में, ठीक है। किडनी में पिरामिड्स रहते हैं ना, पिरामिडल शेप रहते हैं इसका मेडुलरी में, मेडुला में। तो इन पिरामिड्स में जो ये डक्ट निकलती है, इस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं। ये जो डक्ट है, ध्यान रखो, नेफ्रॉन्स में से जो डक्ट निकलती है, सारे नेफ्रॉन्स में से डक्ट निकल के एक डक्ट कंबाइन होती है। कौन सी डक्ट? कनेक्टिंग जो डक्ट रहती है, कनेक्टिंग डक्ट निकलती है नेफ्रॉन्स में से। हर एक नेफ्रॉन्स में से वो कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक डक्ट बनाती है। उस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। और वो डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पे आती है? पिरामिड्स में आती है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पिरामिड्स है ना, पिरामिड्स के बाद में फिर वो आपका यूरेटर वगैरह से निकल के एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन बन के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हमने इसकी देख ली थोड़ी सी हिस्टोलॉजी, ठीक है। इयोसिन वगैरह, हेमाटोलॉक्सिन और इयोसिन स्टेन करते हैं, ये तो हमको पता ही है। अब हिस्टोलॉजी देखने के बाद अब हम देखेंगे इसकी फिजियोलॉजी।
अब फिजियोलॉजी में क्या देखेंगे हम, इसको मिटा देता हूँ, डॉक्टर बनी जो लिखा है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था आपको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। जिसने नहीं देखा है भाई वो पहले देख लो, अगर नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो सारे वीडियोस हैं दूसरे वीडियोस से लिंक रहते हैं, मतलब ऐसे लिंक रहते हैं कि कुछ कुछ जो पोर्शन मैं पहले वीडियो में क्लियर कर देता हूँ उसको बार बार नेक्स्ट वीडियो में रिपीट नहीं करता हूँ, ठीक है। यानी कोई कॉन्सेप्ट है अगर मैंने पहले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, आपको बता दिया है, तो इस वीडियो में अगर वही चीज हमको दोहरानी है तो वापस आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर तो करूंगा नहीं मैं, है ना, वापस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसके प्रीवियस वीडियोस देखा करो, और जब देखोगे आप तभी आगे ये चीजें समझ में आएगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या आपको डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में बताया था, ये डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब उसमें क्या छूट गया था हमारा, मैंने आपको बताया था 10% सोडियम आ जाता है, बच जाता है एक्सक्रीट होने के लिए, और 20% वाटर आ जाता है एक्सक्रीट होने के लिए। अब उस 10% में से भी डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 5 से 6% एब्जॉर्ब हो जाता है सोडियम वगैरह और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और जो 5 से 6% एब्जॉर्ब होने के बाद भी बच जाता है, कितना बच गया, 10 में से 5 से 6% एब्जॉर्ब हो गया, तो 4 से 5% तो बच गया फिर भी एब्जॉर्ब होने के लिए। वो 10 से 5% सोडियम, ठीक, क्या होता है, ये जो कौन सी चैनल है, ये जो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो पार्ट है ये भी है ना, ये वाला पार्ट है, ये कौन सी सेल रहती है, इसको प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। इस प्रिंसिपल सेल में ये जो एडीएच हार्मोन रहता है जिसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, या तो वैसोप्रेसिन, कौन सा है ये, वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, इन चैनल्स को खोल देता है, कौन से चैनल्स को, एक्वापोरिन 2 चैनल्स को। एक्वापोरिन 2 चैनल्स खुलने के बाद क्या होता है, सोडियम तो अपने अलग एक चैनल से आ ही रहा है, पर जो एक्वापोरिन चैनल से उसमें से क्या आ जा रहा है, वाटर भी आ जा रहा है, क्योंकि जो ये लेयर है इसकी प्रिंसिपल सेल की वो इम्परमिएबल है। किसके लिए इम्परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। क्यों इम्परमिएबल है भाई, कुछ कुछ सेल्स इम्परमिएबल रहती है, कोई कोई सब्सटेंस के लिए, इस तरीके से ये जो एरिया है वाटर के लिए इम्परमिएबल। अब इम्परमिएबल का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस यानी उस जंक्शन से या उस वॉल से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए वो वॉल लायक ही नहीं है उसके कि वो उससे क्रॉस हो पाए। बात समझ में आ रही है, यानी वो जो एरिया है वहां से कुछ कुछ सब्सटेंस क्रॉस नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए इम्परमिएबल रहती है। पर इसको इम्परमिएबल को परमिएबल कौन बना देता है, एडीएच हार्मोन या तो वैसोप्रेसिन हार्मोन बना देता है, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन रहता है ना। ये हार्मोन क्या करता है, एक्वापोरिन 2 नाम के चैनल्स खोल देता है, जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बचा कुछ सोडियम भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, इस पोर्शन में आ जाते हैं। हमको ये तीनों पोर्शन देखना है, ठीक है। अब ये जो 2 सेल्स हैं, इस सेल को बोलते हैं इंटरकलेटेड सेल। क्या बोलते हैं इसको, इंटरकलेटेड सेल होते हैं, और इंटरकलेटेड सेल नंबर ए है ये। कौन सी, ए सेल है, इंटरकलेटेड ए सेल, दिख रहा है यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इंटरकलेटेड ए सेल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस इंटरकलेटेड ए सेल क्या करती है, एसिडोसिस करती है। क्या करती है, एसिडोसिस। एसिडोसिस यानी कि पीएच का कम हो जाना, और आपका बाइकार्बोनेट का कम हो जाना, और हाइड्रोजन आयंस का यानी प्रोटॉन्स का बढ़ जाना, ठीक है। एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, आपका बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, बाइकार्बोनेट के साथ साथ आपकी जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दिख रहे हैं, पीएच लेवल लो है, बाइकार्बोनेट लो है, और ये जो हाइड्रोजन और ये प्रोटॉन आयन है ये क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ये ऐसा इसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, CO2 जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, CO2 जब ब्लड स्ट्रीम से इस इंटरकलेटेड ए चैनल में आता है, सेल में आता है, जैसे ही CO2 उसके अंदर आता है, ठीक है, सीक्रेट होकर ये क्या हो रहा है, यहाँ से जब चीजें कैपिलरीज से आती हैं ट्यूब्यूल्स में, इसको बोलते हैं सिक्रीशन, और जब सेल्स में से, ट्यूब्यूल्स में से जब चीजें आती हैं कैपिलरीज में, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो अभी क्या हो रहा है, सिक्रीशन हुआ है CO2 का, यहां से निकल के वो आया है इंटरकलेटेड ए में, और जैसे इंटरकलेटेड ए सेल्स में आता है वो कंबाइन होता है सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। कंबाइन होगा किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यानी Ca मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख के रखा है, ये कंबाइन होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस से। अब जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस से कंबाइन होगा
तो क्या बनाएगा H2CO3, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है यहाँ से सीक्रेट होकर सेल्स में आ रहा है इंटरकलेटेड ए में। आने के बाद इसके सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर के साथ जब वो कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद वो बनाएगा किसके प्रेजेंस में कंबाइन होगा, वो एक कैटलिस्ट प्रेजेंट है। कैटलिस्ट क्या करता है, वहां पर उस इक्वेशन में यानी रिएक्शन में रहता है ना, बिना उसमें इन्वॉल्व होकर क्या करता है, इक्वेशन को प्रमोट करने का काम करता है कैटलिस्ट। तो कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है। अब इसकी प्रेजेंस में जब CO2 और H2O कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। अब ये क्या होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट यानी टूटेगा। अब जब कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं और क्या अलग हो जाता है, बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। क्या यहाँ पे अलग हो गया, प्रोटॉन्स अलग हो गया और बाइकार्बोनेट अलग हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीक्रेट होकर सेल्स के अंदर आ रहा है। सेल्स के अंदर जैसे ही आता है, सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर से कंबाइन होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाएगा, दोनों सबस्टेंस बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और HCO3 अलग हो जाएंगे यानी बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा। अभी दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे चैनल्स है। अब जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इस चीज को बताया था, इसलिए बोलता हूँ बार बार प्रीवियस वीडियो देखो, क्योंकि भाई कुछ कुछ पोर्शन वहां पे ऐसा छूट जाता है जिस पोर्शन में मैं क्लियर करता हूँ, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम ब्लड स्ट्रीम से निकल के कहाँ आ जाता है, बाहर सीक्रेट हो जाता है वापस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पोटेशियम आ गया था सीक्रेट होकर। अब यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम प्रेजेंट है तो पोटेशियम का लेवल तो लो है, रहता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और हाइड्रोजन का लेवल भी, जो प्रोटॉन का भी लेवल है अंदर सेल के अंदर कम है। अब क्योंकि दोनों चीजों का लेवल कम रहता है, तो लेवल कम होने के कारण क्या होता है, इसमें एनर्जी कम रहती है। अब इतनी एनर्जी नहीं है भाई इसमें कि यहां से वो दूसरी वॉल में क्रॉस कर सके। ठीक है, अब एनर्जी नहीं है तो इसको एनर्जी कौन देगा, इसको एनर्जी देगा आपका एटीपी। एटीपी क्या करता है, एक एनर्जी बूस्टर रहता है, इसको क्या करता है, इनको बॉर्नविटा पिला देता है एटीपी। ठीक है, इनने जब ग्लूकोज पी लिया, ग्लूकोज पी के इनको एनर्जी मिल जाती है। अब एटीपी क्या करता है, एनर्जी, इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या करता है, ये जैसे ही पोटेशियम इधर अंदर आएगा, जैसे ही आएगा उस रास्ते से क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन्स है प्रोटॉन्स बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आई मेरी, ये रिएक्शन समझ में आई, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया इतना समझ में आया। आने के बाद इसने कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हुआ, दो टुकड़ों में बटा, तो प्रोटॉन्स अलग हो गए और बाइकार्बोनेट अलग हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि पहले से पोटेशियम आयन प्रेजेंट है जो कि सीक्रेट होकर आया है ब्लड स्ट्रीम से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, जब सीक्रेट होकर आया यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर ज्यादा रहता है पर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कम रहता है। ठीक है, कि क्या रहता है, इसका लेवल इसमें कम रहता है और इसका लेवल इसके अंदर कम रहता है, यानी प्रोटॉन्स का लेवल सेल के अंदर कम रहता है और पोटेशियम का कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, अब क्योंकि इनका लेवल कम है, इनको जरूरत है कोई एनर्जी की, कि भाई कोई इसको पेट्रोल की जरूरत है कि भाई हमारी गाड़ी थक जाए, हम यहाँ से उस एरिया में ट्रेवल कर जाए। तो अब इनको किसकी जरूरत है, किसके थ्रू ट्रेवल होंगे, ये एटीपी के थ्रू ट्रेवल होंगे। तो जैसे ही पोटेशियम भाई इधर आएगा, हाइड्रोजन निकल के बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन बाहर इधर आ गया, हाइड्रोजन बाहर निकल के, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल के आ गया। अब हाइड्रोजन बाहर हो गया, अब बच गया आपका हाइड्रोजन की, क्योंकि आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया हाइड्रोजन प्रोटॉन की एक्सक्रीशन के लिए। अब यहाँ पे बच गया, अब ये तो बाहर निकल गया, स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन आयन, अब बच गया बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या करेगा, बाइकार्बोनेट यहाँ से निकलकर आ जाएगा वापस ब्लड स्ट्रीम में, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। जो पीएच लेवल आपका ब्लड का मतलब कम हो गया था उसको वापस क्या कर देगा, पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। पीएच लेवल मेंटेन होगा आपके ब्लड का, प्लस क्या मेंटेन होगा, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। किसके द्वारा होगा, बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, यानी कि आप बोलते हो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरा है, बॉडी के लिए बहुत बुरा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन करवाता है आपकी बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा ब्लड में तो वो सीक्रेट होकर यहाँ से इधर नहीं आएगा,
यहाँ रिएक्शन कैसे स्प्लिट होकर वापस बाइकार्बोनेट बनकर ब्लड में रीएब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड का जो पीएच और प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्क होते हैं आपके बॉडी में जो सब्सटेंस होते हैं उनके। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट है, NH3 यानी कि अमोनिया। क्या प्रेजेंट है? अमोनिया प्रेजेंट है। अब अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया यहाँ से वापस सिक्रीट होकर इस चैनल में आएगा, इंटरकलेटेड ए में आएगा। और जब अमोनिया सिक्रीट होकर इंटरकलेटेड ए में आता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है पहले से, ये आ गया NH3 अमोनिया आ गया। अब क्योंकि ये जो स्प्लिट हुआ था आपका कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हो गया था और जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर हमने रख दिया था, निकाल के बाहर एलिमिनेट हो गया था, NH3 कंबाइन होगा प्रोटॉन से, एक हाइड्रोजन आयन से प्रोटॉन से कंबाइन होके क्या बनाएगा? NH4 बनाएगा, NH4 आयन बनाएगा जो कि एक वीक अमोनिया होता है। क्या होता है? ये एक वीक अमोनिया होता है। क्या बताया मैंने? ये चीजें स्प्लिट हो गई, इनका काम हो गया, प्रोटॉन निकल गया भाई इधर इधर, और जो आपका बाइकार्बोनेट था वापस ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गया और उसने क्या मेंटेन करा? जो पीएच लेवल है ब्लड का उसको वापस उसने मेंटेन कर दिया पीएच लेवल को। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है NH3 यानी अमोनिया प्रेजेंट है। अमोनिया निकल के आएगा इंटरकलेटेड ए में आएगा, यहाँ से इस चैनल के थ्रू ये अमोनिया बाहर आ जाएगा, जो प्रोटीन चैनल्स है इनके थ्रू अमोनिया बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक पहले से हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों कंबाइन होंगे NH3 के साथ एक और ये प्रोटॉन आयन इसके साथ कंबाइन होकर NH4 बनाएगा। NH3 था तब NH4 आयन बन गए। अब ये NH4 क्या हो जाएगा? वीक अमोनिया बन जाएगा जो कि एक्सक्रीट हो जाएगा आपकी यूरिन से, वीक अमोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या देखा? इसकी हमने हिस्टोलॉजी देखी। हिस्टोलॉजी देखने के बाद हमने इस सेगमेंट को समझा कि रिमेनिंग पार्ट किस तरीके से रीअब्सॉर्ब होता है। उसके बाद हमने इस सेगमेंट को समझा कि किस तरीके से अमोनिया एक्सक्रीट हो जाता है और वापस बाइकार्बोनेट आपके ब्लड में आ जाता है जो कि पीएच और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वीडियो में जो ये लेफ्ट ओवर जो पोर्शन बच गया है उसको हम डिस्कस करेंगे।